नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। द एनाटॉमी ऑफ एंटी ब्लैक रेसिज्म पेपर 1 से टॉपिक को जोड़िए सोशल एम्पावरमेंट वाले पार्ट से। राजीव भार्गवा के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेसिज्म ने एक बार फिर से अगली फेस ले लिया है पब्लिक व्यू में। एक बार फिर से रेसिज्म के ऊपर बहुत ही तीखी चर्चा होने लगी है। ऐसा तब हुआ जब जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक व्यक्ति की सांस ना ले पाने की वजह से मौत हो गई, क्योंकि उसके गर्दन के ऊपर एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा पैर रखकर दबाया गया था, जिसकी वजह से वो व्यक्ति सांस नहीं ले पाया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जहां पर स्लेवरी को अपोज किया जाने लगा। इस मूवमेंट में ना केवल ब्लैक्स जो कि एफ्रो अमेरिकन ओरिजिन के हैं, बल्कि व्हाइट्स ने भी इक्वली पार्टिसिपेट किया। मोर एंड लेस ये मूवमेंट जो चल रहा है वो अभी तक पीसफुल ही है। कई सारी जगहों पर कुछ एक वायलेंस की घटनाएं भी देखने को मिली हैं। देखिए, अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था। अगर आपने इसे विश्व इतिहास में पढ़ा है तो 1861 से लेकर 65 के बीच में 4 सालों तक ये सिविल वॉर चला। इन बिटवीन जो स्लेवरी थी उसे समाप्त कर दिया गया। उसके बाद एक सिविल राइट मूवमेंट भी चला, जिसमें कोशिश की गई कि डिग्निटी, इक्वालिटी इसको स्टैब्लिश किया जाए और जो सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन या फिर वायलेंस ब्लैक्स के अगेंस्ट चलता आ रहा है उसे समाप्त किया जाए। देखिए, यहां पर जो राइटर हैं वो कहते हैं कि उनका जो सोल फोकस होगा वो रेसिज्म पर ही होगा, लेकिन उसके पहले वो ये बताते हैं कि रेसिज्म क्या नहीं है, हमारा जनरल परसेप्शन रेसिज्म को लेकर क्या होता है और कहां पर हम गलत होते हैं। यहां पर वो इस पॉइंट को ओवर सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे। वो कहते हैं कि हम किसी व्यक्ति के बारे में कई सारी डिटेल्स देखते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा होती है, किसी ग्रुप के बारे में चर्चा होती है, तो हम उसका पास्ट, फ्यूचर और उसके स्किन का कलर सब कुछ नोटिस करते हैं, और इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। ऑफ कोर्स, किसी भी व्यक्ति का जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इंक्लूडिंग उसके स्किन का कलर, उसको मेंशन करना रेसिस्ट नहीं कहा जा सकता। जो एक अच्छा राइटर होता है उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब भी वो डिस्क्रिप्शन दे अपने कैरेक्टर का, तो वहां पर वो उसके फिजिकल फीचर को डिटेल से एक्सप्लेन करे, इंक्लूडिंग उसके स्किन का कलर। लेकिन ये आइडिया ऑफ रेस नहीं है। ये आइडिया ऑफ रेस नहीं है। रेसिज्म की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। उदाहरण के तौर पर जो इंडियन एपिक है महाभारता, उसमें जब भगवान कृष्ण का डिस्क्रिप्शन मिलता है तो उसमें उन्हें श्याम वर्ण का बताया गया है, जिसे आप सांवला कह सकते हैं, काला कह सकते हैं। तो ये श्याम वर्ण का डिस्क्रिप्शन देना, आप इसे रेसिस्ट नहीं कह सकते, जिसका मतलब डार्क स्किन होता है। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन का कोई इवैल्यूएटिव कैनोटेशन नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति के कलर को लेकर कॉन्शियस हैं तो ये तो एक बहुत इनोसेंस वाली बात हो गई कि आपको इस बात की भी चिंता है कि सामने वाले का कलर क्या है। आपने भगवान कृष्ण से संबंधित ये गाना जरूर सुना होगा कि राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। व्हाट डज इट इंप्लाई? कि भगवान कृष्ण राधा के कलर को लेकर कॉन्शियस हैं। तो यहां पर ये तो एक इनोसेंस वाली बात हो गई। वी कैन नॉट कॉल इट रेसिस्ट और वी कैन नॉट कॉल इट आइडिया ऑफ रेसिज्म। देन आइडिया ऑफ रेस है क्या? यहां पर सवाल आता है। आइडिया ऑफ रेस का मतलब यह है कि कई बार हम किसी व्यक्ति के स्पेसिफिक बॉडीली फीचर्स को, जैसे कि उसका कलर, उसके नाक का शेप, उसकी आंखें, उसके होठ, इन सभी चीजों को एक साथ क्लम्प कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और फिर इन्हीं सब आधारों पर ग्रुप ऑफ पीपल को अलग करके क्लासिफाई कर देते हैं कि ये ग्रुप के लोग हैं जिनका कलर ये होता है, इनके नाक का साइज ये होता है, आंख और लिप्स का साइज ये होता है, ये एक अलग ग्रुप है, और उन्हें हम एक डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल क्लस्टर में क्रिएट कर देते हैं। फिर ऐसा माना जाता है कि ये जो फीचर्स हैं वो इंटर जेनरेशनली ट्रांसमिट होते रहते हैं। मतलब जो शेप या जो फीचर्स एक पिता के हैं या माता के हैं, वही उसके बच्चे को भी मिल जाएंगे, और यहां से आइडिया ऑफ रेस की शुरुआत होती है, जब इन बायोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पर हम ग्रुप ऑफ पीपल को अलग कर देते हैं, डिस्टिंक्ट बना देते हैं, और ये कॉमन बायोलॉजिकल डिसेंट बन जाता है, मतलब वंशानुगत तौर पर आगे जाता रहता है। देखिए, जो प्रत्येक रेस होती है, ईच रेस, उसमें कुछ फंडामेंटली, परमानेंटली फीचर्स पाए जाते हैं जो बाकियों से थोड़े अलग होते हैं, और ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये इनेट होते हैं और इंडेलिबल होते हैं। इनेट का मतलब होता है जन्मजात, वो जन्म से ही मिल जाते हैं, और इंडेलिबल होने का मतलब यह है कि वो अमिट है। किसी व्यक्ति का जो फीचर है, जो उसके आंख, नाक या फिर होठों का शेप है, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो उसे उसके माता पिता से मिला है, और ये आइडिया ऑफ रेस की शुरुआत करता है। जो आइडिया ऑफ रेस है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है। कई बार अटेम्प्ट किए गए हैं 1930 के दौरान स्पेसिफिकली कि इसके साइंटिफिक बेसिस को एक्सप्लेन किया जाए, लोगों को समझाया जाए कि इसका एक साइंटिफिक फाउंडेशन है, ये कोई गलत चीज नहीं है। एक व्यक्ति अगर ब्लैक है
तो है, अगर उसके होठ, नाक या फिर आंखों का साइज कुछ है तो है, क्योंकि वो उसे बायोलॉजिकली मिला है या उसका एक पूरा प्रॉपर साइंटिफिक फाउंडेशन है। इस वजह से उस व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट करने का कोई कारण नहीं बनता। काफी प्रयास किया गया 1930 के दौरान कि इन बातों को लोगों को एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन हमारे पास कोई कंक्लूसिव एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है कि उसके बाद भी इसमें कोई सुधार आया हो। हम लोगों को ये भरोसा नहीं दिलवा पाए, जो कि वास्तव में सही है, कि यहां पर कोई ह्यूमंस के भीतर कोई रेस नहीं है। हम सभी एक सेम लिनियज से बिलोंग करते हैं। ह्यूमंस के अंदर कोई रेस नहीं है, रेदर हम सभी ह्यूमन रेस से बिलोंग करते हैं। वेरियस साइंटिफिक बैकग्राउंड के बावजूद हम इस चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखिए, किसी व्यक्ति के बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर कुछ बातें हैं, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि बहुत ज्यादा फॉल्टी हैं, गलत हैं। जैसे किसी व्यक्ति का जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि उसके आंख, कान, नाक का जो शेप है या फिर उसका जो कलर है, उसके बेसिस पर हम उसका कैरेक्टर, बिहेवियर, उसका कल्चर या उसकी एथिक्स को जज करने की कोशिश करते हैं। ये व्यक्ति अगर ब्लैक है तो निश्चित तौर पर ये क्रिमिनल मेंटेलिटी का होगा या फिर ये गलत व्यवहार करेगा। ये व्यक्ति व्हाइट कलर का है तो ये सिविलाइज्ड होगा। कोई व्यक्ति ये नोशन भी रख सकते हैं कि व्यक्ति व्हाइट कलर का है तो ये शोषण करने वाला होगा, एक्सप्लॉयटेटिव होगा। तो इस तरीके का नोशन हम किसी व्यक्ति के बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कलर के बेसिस पर जोड़ लेते हैं। ये तो पहली समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि जो रेशियल कल्चर है उसने एक हायरार्कियल अरेंजमेंट तैयार कर लिया है। ऐसा क्यों होता है कि जो लोग ब्लैक कलर के हैं या जो ब्लैक्स हैं उन्हें इस सोशल हायरार्की में हम नीचे मानते हैं। जो पहले ऊपर पहुंच गया वो पहुंच गया, जो टेक्नोलॉजिकली या फिर सिविलाइजेशन के बेसिस पर सुपीरियर हो गया वो हो गया। ये हायरार्की जो बन गई है ये भी काफी गलत है। मतलब ये ब्लैक्स हैं तो ये हायरार्की में नीचे हैं, ये व्हाइट्स हैं तो ये हायरार्की में ऊपर हैं। ये जो सेंटिमेंट हमने जोड़कर रखा हुआ है ये भी काफी ज्यादा फॉल्टी है। तो अब ओवरऑल रेसिज्म क्या है? आइडिया ऑफ रेस तो हमने देख लिया, रेसिज्म का क्या मतलब होता है? रेसिज्म एक तरीके की सिस्टमैटिक आइडियोलॉजी है, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस हैं। यहां पर क्या है? रेसिज्म क्या है? सिस्टमैटिक आइडियोलॉजी या फिर कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, जिसमें हम किसी व्यक्ति की बायोलॉजी के बेसिस पर उसे ऊंचा या फिर नीचा बताने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा कि रेसिज्म क्या है? सिस्टमैटिक आइडियोलॉजी, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस हैं, जिसके बेसिस पर हम किसी व्यक्ति के बायोलॉजी के आधार पर उसे ऊंचा या फिर नीचा बताने लगते हैं। यहां पर केवल परमानेंट ग्रुप हायरार्की नहीं होती है, बल्कि एक स्टिग्मा क्रिएट हो जाता है जिसमें हम पार्टिकुलर रेस को नीचे या फिर ऊपर बताने का प्रयास करते हैं। कई बार तो कुछ ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज को हम इतना नीचे बताने लगते हैं कि उन्हें छूना भी अवॉइड किया जाता है। अगर हम उनके कांटेक्ट में आ गए तो इसे कंटेमिनेटिंग या फिर पोल्यूटिंग माना जाता है कि अगर हम इन्हें छू लेंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे, इसीलिए इनके कांटेक्ट को या तो अवॉइड किया जाता है या फिर मिनिमम रखा जाता है। अब देखिए, एक तो रेसिज्म में कुछ कम्युनिटीज को बहुत इंफीरियर बता दिया जाता है, और ये जो इंफीरियोरिटी है ये भी दो तरीके की होती है। ये जो इंफीरियोरिटी है ये दो तरीके की कैसे होती है? देखिए, एक तो जो इंफीरियोरिटी है उसमें ऐसा माना जाता है कि ये लोग इतने ज्यादा इंफीरियर हैं कि हम इनके साथ रह ही नहीं सकते। एकमात्र विकल्प ऐसा है कि इनको जड़ से मिटा दिया जाए या जान से मार दिया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसा नाजी जर्मनी में हुआ, वहां पर ज्यूस को इतना ज्यादा इंफीरियर बताया गया कि उनका होलोकॉस्ट किया गया, मतलब उनको बहुत बड़ी संख्या में एक साथ जान से मार दिया गया। दूसरा टाइप ऐसा होता है जिसमें ऐसा माना जाता है कि ये लोग इतने इंफीरियर हैं कि इन्हें कंट्रोल किया जाए, सबऑर्डिनेट किया जाए या फिर एनस्लेव किया जाए। और जो एंटी ब्लैक रेसिज्म है जो काफी मुद्दा बना हुआ है आजकल ग्लोबल लेवल पे, वो इसका ऑब्वियस एग्जांपल है। तो एक तो कुछ रेसेस को या फिर कुछ काइंड ऑफ पीपल को इंफीरियर माना जाता है, और उसमें जो इंफीरियोरिटी है वो भी दो टाइप की है। एक टाइप की तो ऐसा कि इनको खत्म कर दिया जाए, दूसरा ऐसा कि इनको सबऑर्डिनेट करके रखा जाए। तो दोनों के एग्जांपल्स हमने देख ही लिए। यहाँ पर कंक्लूजन में ये बात बताई गई है कि निश्चित तौर पर जो गुड एजुकेशन है वो रेसिज्म को डिसमेंटल करने में हेल्प कर सकती है, लेकिन ये भी छुपी हुई बात नहीं है कि यह हमारे सोशल स्ट्रक्चर, हैबिट्स या प्रैक्टिसेस में या इंस्टीट्यूशन में कुछ इस तरीके से बस गया है कि ये इतनी आसानी से निकलेगा नहीं। कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो काफ़ी वल्नरेबल हैं इस चीज़ को लेकर, और इसीलिए जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उन्हें कई बार इस तरीके की समस्या को फेस करना पड़ता है। वो कई तरीके के हर्डल्स फेस कर रहे हैं अपनी गुड लाइफ को अटेन करने को लेकर, इसीलिए उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो इससे बच पाएँ। केवल एक पीसफुल मूवमेंट ही और जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेसिज्म है उसकी समाप्ति ही इसका एक रास्ता हो सकता है। जैसे वहाँ का जो पुलिस सिस्टम है उसकी बिगनिंग कुछ इस प्रकार से हुई थी कि स्लेव्स को कंट्रोल करने के लिए पहले उनका इस्तेमाल किया जाता था। बाद में जब स्लेवरी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया तो उसे ही पुलिस डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये जो पुलिस का सिस्टम है उसकी मेंटेलिटी में अभी भी रेसिज्म छुपा हुआ है, जो कि कई बार देखने को मिल जाता है। तो हमें इसका जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप है
वो भी समाप्त करना होगा, और तभी जाकर हम रेसिज्म की इस समस्या से निजात पा पाएंगे। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।